अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। ये हमारे हाथ में एक किताब है, मुसलमान उम्मत के मसाइल और उनका हल। ये किताब मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह के हवाले से तरतीब दी गई, जिसके अंदर मौलाना मौदूदी के मुख्तलिफ़ किताब से मुख्तलिफ़ तकारीर से चीज़ें इकट्ठी करके इस किताब में डाली गई कि मुसलमानों के जो मजमूई या उम्मत के मसाइल हैं उनको इसके अंदर इकट्ठा किया गया ताकि मुसलमान इससे कोई रहनुमाई हासिल कर सकें। तो इसके अंदर जो मसला फ़लस्तीन है और यहूदियों के मामलात है, उसके अंदर से आज हम एक इक़्तिबास पढ़ने जा रहे हैं जो कि यहूदियों की मनसूबा बंदी के हवाले से है, जिसकी समझ लीजिए बुनियाद के ऊपर या जिसकी समझ लीजिए बिना पर खिलाफत का भी या खिलाफत उस्मानिया का भी एंड हुआ, फॉल हुआ, प्लस इसराइल के बनने की बुनियादें इस तरीके से खोदी गई। वो किस तरह खोदी गई वो आपको आज बताते हैं। मौलाना मौदूदी 132 पेज के ऊपर लिखते हैं यहूदियों की मनसूबाबंदी के बारे में। अब मैं मुख्तसर तौर पर आपको बताऊंगा कि इन ज़ालिमों ने किस तरह बाकायदा मनसूबाबंदी करके फ़लस्तीन और बैतुल मक़दस पर कब्ज़ा करने के लिए काम किया। सबसे पहले इनके यहाँ एक तहरीक शुरू हुई कि मुख्तलिफ़ इलाक़ों से यहूदी हिजरत करके फ़लस्तीन में जाकर आबाद हों, वहाँ ज़मीनें ख़रीदनी शुरू कर दी। चुनांचे 1880 से इस महाजरत का सिलसिला शुरू हुआ और ज़्यादातर मशरक़ी यूरोप से यहूदी ख़ानदान वहाँ मुंतकिल होने लगे। इसके बाद मशहूर यहूदी लीडर थियोडोर हेर्ज़ल ने 1897 में सेहूनी तहरीक यानी ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बाकायदा आगाज़ किया और इसमें इस बात को मकसूद करार दिया गया कि फ़लस्तीन पर दोबारा कब्ज़ा हासिल किया जाए और हैकल सुलेमानी दोबारा तामीर किया जाए। यहूदी सरमायादारों ने इस गर्ज़ के लिए बड़े पैमाने पर माली इमदाद फराहम की कि फ़लस्तीन मुंतकिल होने वाले यहूदी ख़ानदान वहाँ ज़मीनें ख़रीदें और मुनज़्ज़म तरीके से अपनी बस्तियाँ बसाएँ। फिर 1901 में हेर्ज़ल ने सुल्तान अब्दुल हमीद यानी सुल्तान तुर्की का जो था उसको बाकायदा पैगाम भिजवाया कि यहूदी तुर्की के तमाम कर्ज़े अदा करने के लिए तैयार है। यानी यहूदियों ने तुर्की को भी उसी तरीके से जैसे बाकी ममालिक को इस वक्त अपने कर्ज़ में जकड़ा हुआ है, इसी तरीके से तुर्किया को या ओटमन अम्पायर को भी कर्ज़ों में जकड़ दिया हुआ था। हुक्मरानों की याशियाँ थी वहाँ के भी, और वो अपने हरम थे बाकायदा उनकी बीवियों के, उनके ख़ानदानों के, और फिर याशियाँ थी वहाँ पे। तो उन याशियों के लिए भी और अवामी कामों के लिए भी वो फिर कर्ज़े भी लिया करते थे। आप फ़लस्तीन को उन हेर्ज़ल ने या थियोडोर ने सुल्तान अब्दुल हमीद को क्या पैगाम भिजवाया 1901 के अंदर? पैगाम ये भिजवाया कि जनाब हम सारे आपके कर्ज़े भी अदा करेंगे यहूदी लोग, और आप फ़लस्तीन को यहूदियों का कौमी वतन बनाने की इजाज़त दे दें। मगर सुल्तान अब्दुल हमीद ने हेर्ज़ल के यानी जो कि ज़ायनिस्ट मूवमेंट का बानी था उसके इस पैगाम पर थूक दिया और साफ कह दिया कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ और जब तक तुर्की सल्तनत मौजूद है इस वक्त तक इसका कोई इम्कान नहीं है कि फ़लस्तीन यहूदियों के हवाले किया जाए। तुम्हारी सारी दौलत पर मैं थूकता हूँ। जिस शख्स के हाथ ये पैगाम भेजा गया था इसका नाम था हाखाम क़रासो अफंदी। ये सलवानी का यहूदी बाशिंदा था और इन यहूदी ख़ानदानों में से था जो स्पेन से निकाले जाने के बाद तुर्की में आबाद हुए थे। यानी ऐसे एहसान फरामोश थे कि स्पेन से इनको मार मार के निकाला गया क्रिश्चियनों की तरफ से भी, तो ये फिर यहाँ तुर्की में पनाह लिए हुए थे। तुर्की रियाया होने के बावजूद उसने ये जुर्रत की कि सुल्तान तुर्की के दरबार में पहुँचकर फ़लस्तीन को यहूदियों के हवाले करने का मुतालबा पेश करे। इस पर बस नहीं हुई बल्कि सुल्तान अब्दुल हमीद का जवाब सुनकर हेर्ज़ल ज़ायनिस्ट मूवमेंट के सरबराह की तरफ से इनको साफ साफ धमकी दी गई कि तुम इसका बुरा नतीजा देखोगे। चुनांचे इसके बाद फ़ौरन ही सुल्तान अब्दुल हमीद की हुकूमत का तख्ता उलटने की साजिशें शुरू हो गईं, जिनमें फ्री मेसन, नॉनमा और मुसलमान नौजवान शरीक हो थे जो मगरबी तालीम के ज़ेर असर आकर तुर्की कौम परस्ती के अलम बरदार बन गए थे। यानी नेशनल मूवमेंट ऑफ तुर्की का अलम बरदार बने हुए थे। इन लोगों ने तुर्की फ़ौज में अपने असरात फैलाए और 7 साल के अंदर की साजिशें पुख्ता होकर इस मंजिल पर पहुँच गईं कि सुल्तान अब्दुल हमीद को माजूल कर दें। इस मौके पर जो इंतहाई इबरतनाक वाक़या पेश आया वो ये था 1908 में जो 3 आदमी सुल्तान की माजूली का परवाना लेके आए थे। यानी सुल्तान अब्दुल हमीद दोम की माजूली, उसको फारिग करने का, सुल्तान है लेकिन उसकी क्या औकात है आप सुने। उसकी माजूली का परवाना लेके आए थे। वो 2 तुर्क थे और तीसरा वही यहूदी था, हाखाम क़रासो अफंदी था, जिसके हाथ में हेर्ज़ल ने फ़लस्तीन को यहूदियों के हवाले करने का मुतालबा किया।
सुल्तान से किया था पहले, यानी 1901 में जो मुतालबा किया था उसको अब वो ज़बरदस्ती उसी सुल्तान को फ़ारिग करने के लिए भी एक पैगाम दिया कि हम तुम्हें फ़ारिग भी कर सकते हैं, और फ़ारिग करवा दिया। वो अभी आपको बताते हैं कैसे फ़ारिग करवाया। मुसलमानों की बेगैरती का अंदाज़ा इससे कीजिए कि अपने सुल्तान की माजूली का परवाना भेजते भी हैं तो एक ऐसे यहूदी के हाथ जो 7 बरस पहले ही इसी सुल्तान के पास फ़लस्तीन की हवालगी का मुतालबा करने के लिए आया था या फिर लेके मुतालबा गया था और इससे सख्त जवाब सुनकर आया था। ज़रा तसव्वुर कीजिए सुल्तान के दिल पर क्या गुजरी होगी जब वही यहूदी इनकी माजूली का परवाना लिए हुए इनके सामने खड़ा था। इसके बाद मौलाना ने तुर्की और अरब कौम परस्ती के तसादुम के हवाले से भी बताया, जो जिसके अंदर तुर्की नेशनल्स जो हैं वो पेश थे और फिर अरब के अंदर भी ये मूवमेंट स्टार्ट हुई। तो आप ये सोचिए, ये समझ लीजिए बेस थी कि तुर्की के अंदर वहाँ के जो सुल्तान थे आखिरी, उन लोगों ने खुद पब्लिक प्रेशर प्लस ज्यूज़ की फाइनेंशियल फंडिंग की वजह से और नेशनल मूवमेंट्स की वजह से वहाँ पे एक पार्लियामेंट बनाई गई। यानी ये था चक्कर के बादशाह के अंडर एक पार्लियामेंट भी आती थी, बल्कि बादशाह से सुप्रीम पार्लियामेंट थी। उस पार्लियामेंट में इन जाहिलों ने, तुर्कियों ने क्या किया, यहूदी भी, ईसाई भी और मुसलमान भी और सोशलिस्ट भी, हर तरह का समझ लीजिए कूड़ कबाड़ इकट्ठा किया हुआ था। जैसे आज की पार्लियामेंट में आपके सामने नज़र आता है कि कोई अमेरिका, कोई यूरोप, कोई ब्रिटिश, कोई किसी नेशनलिटी का हुआ करता था या फिर उन्होंने अपनी नेशनलिटियाँ छुपाई होती थी और वो इस पार्लियामेंट का हिस्सा बनते हैं। फिर उसके बाद वो ऐसी ऐसी कानूनी साजियाँ करते हैं कि लोग फिर चीख चीख के चुप कर जाते हैं। तो खैर इसी तरीके से वहाँ भी पार्लियामेंट बनी थी, सुल्तान के ऊपर पार्लियामेंट बना दी गई और उसके अंदर यहूदी भी शामिल थे, ईसाई भी शामिल थे और ज़ायनिस्ट भी शामिल थे। और उसका एंड ये हुआ कि फ़लस्तीन को असल उनका मंसूबा ही था कि फ़लस्तीन को काट के एक जीऊ रियासत बनाई जाए और मुसलमानों की एक सल्तनत, जो बड़ी सल्तनत है, बेशक उसमें जितनी मर्ज़ी ख़राबियाँ थी, सल्तनत थी, सुल्तान थे, बादशाह थे, लेकिन था तो मुसलमानों का इलाका ना, तो उसको काट के ख़त्म करके वहाँ पे अरब दुनिया के अंदर एक खंजर खोपना था जो कि फ़लस्तीन के अंदर, ताकि वहाँ से पूरे अरब को तबाही करने का मज़ीद मंसूबा बनाया जाए। तो फिर इसी तरीके से बाल्फोर डिक्लेरेशन हुआ, फिर उसके बाद मज़ीद फ़लस्तीन को ख़त्म करके इसराइल की बुनियाद रखी गई। आज सिर्फ थोड़ा सा फ़लस्तीन चंद किलोमीटर पे मुसलमानों के हाथ बाकी रह गया और अरब दुनिया ने उसको लेने की वापस कोशिश भी की। उसके दौरान मज़ीद फ़लस्तीन उनके हाथ से चला गया। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे। इन्होंने अपने माजी से कुछ नहीं सीखा, इन्होंने अपने हाल से कुछ नहीं सीखा, और अगर ये अपने माजी से नहीं सीखेंगे तो मुस्तकबिल में मज़ीद फ़लस्तीन इसी तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जैसे आज आपके सामने है कि छोटा सा गज़ा है और उसके ऊपर पूरी दुनिया से फ़ंडिंग ले के इसराइल किस तरह से चढ़ाई कर रहा है और मुसलमान खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इवन उनके हमसाए भी, इजिप्ट, वहाँ से पानी भी सप्लाई नहीं कर सकते जब तक इसराइल की इजाज़त ना मिल जाए। तो अब ये सोचिए कि अब हमें क्या करना है। इसी किताब के अंदर मौलाना मौदूदी ने वो नक़ात भी उठाए, बताया कि क्या मुसलमान कर सकते हैं कि उनको दोबारा ताकत नसीब हो या फिर वो दोबारा से पावर गेन करके इसराइल को निस्त व नाबूद करने का कोई मंसूबा बना सकें। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।